नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केले की एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में और इसका नाम है पनामा बीमारी या पनामा विल्ट या उकटा रोग। साथियों, इस वीडियो में हम इस बीमारी के लक्षण, रोग कारक, फेवरेबल कंडीशन और प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। वीडियो के आखिरी में हम ऐसे कवकनाशी के नाम बताएंगे जो इस रोग के लिए प्रभावी है। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस बीमारी का नाम है पनामा और आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में एक जगह है और उस जगह का नाम है पनामा और यह बीमारी सबसे पहले पनामा में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पनामा विल्ट। साथियों, इस बीमारी के सिम्टम या लक्षण सबसे पहले पत्तियों में दिखाई देते हैं। पत्तियां पहले पीली हो जाती हैं, उसके बाद टूटकर इस प्रकार नीचे लटक जाती हैं। बाद में ये पत्ते भूरे रंग के हो जाते हैं, इसकी कोशिकाएं मर जाती हैं और जो मरा हुआ पत्ता है वो इस प्रकार पेड़ से लटका रहता है। इस प्रकार के जो बीमार पौधे होते हैं, अगर उसके सूडो स्टेम को हम काट कर देखें तो उसके अंदर में भूरे रंग का इस प्रकार धब्बा बना होता है। शुरुआत में यह जो भूरा धब्बा होता है वह पहले छोटा रहता है, धीरे धीरे यह पूरी गोलाई में फैल जाता है और फिर पौधे में सड़न शुरू हो जाती है। इस बीमारी के कारण पौधे की जड़ों से पानी और पोषक तत्व पौधे में सभी पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते और इसीलिए पत्ते पीले होके नीचे लटक जाते हैं। बाद में केले का तना सतह से फट जाता है और वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो साथियों, तने का फटना, पत्तों का इस प्रकार से नीचे लटकना और पत्तों का इस प्रकार से मरना, यह तीनों लक्षण देखकर हम यह कह सकते हैं कि हमारे खेत में पनामा बीमारी का प्रकोप हुआ है। और इसे कंफर्म करने के लिए हम इसके तने को काट कर भी देख सकते हैं। अगर हम काट के देखेंगे तो हमें इस प्रकार से भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा और अगर हम बाद में काट कर देखेंगे तो हमें यहाँ पर सड़न दिखाई देगा। तो साथियों, ये था इसके सिम्टम के बारे में। अब हम देखते हैं इसके रोग कारक को। पनामा विल्ट एक कवक से होती है और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम म्यूजी। इसके जो कोनिडिया होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये आकार में छोटे रहते हैं और एक सिरे में थोड़े से मुड़े हुए होते हैं और इस कवक के तंतु सफ़ेद रंग के होते हैं। अगर हम इसे अपने प्रयोगशाला में उगाएंगे तो यह फ्यूजेरियम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। साथियों, अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में। ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें यह बीमारी सबसे ज़्यादा आती है। तो साथियों, यह बीमारी सबसे ज़्यादा आती है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, एसिडिक सॉइल में। अगर हमारा मिट्टी थोड़ा अम्लीय है, मिट्टी का पीएच 7 से कम है, तो यह बीमारी ज़्यादा आती है। और अगर हम ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं या फिर जो हमारी मिट्टी है उसमें पानी रुक जाता है, तब भी यह बीमारी ज़्यादा आती है। और अगर हम ससेप्टिबल वैरायटी लगाते हैं और हमारे खेत में पहले से ही सूत्रकृमि है तो इस अवस्था में भी बीमारी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये जो सूत्रकृमि होते हैं ये जड़ों से अपना पोषक तत्व पौधे से खींचते हैं और उसी समय पौधे में घाव बन जाता है, वुंड्स बन जाते हैं और यहीं से ही यह कवक पौधे में इंटर करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर एक भी पौधा विल्ट से प्रभावित नहीं है, लेकिन गलती से कहीं से एक पौधा इस प्रकार से बीमार है। अब यह जो रोग कारक है फ्यूजेरियम हमारे खेत में आ चुका है। अब धीरे धीरे यह हमारे पूरे खेत में फैलेगा और फिर हमारे पूरे पौधे प्रभावित हो जाएंगे और सभी के सभी मर जाएंगे। इसीलिए विल्ट बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर सही समय में इसको ना पहचाना जाए और इसका कंट्रोल ना किया जाए तो यह धीरे धीरे पूरे खेत में फैल सकता है और नुकसान 100% तक
हो सकता है। इसीलिए साथियों, अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के बारे में, समन्वित प्रबंधन के बारे में। जैसे कि हमें हमेशा रेजिस्टेंट कल्टीवर को ही लगाना चाहिए, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, गोल्ड फिंगर, अनईकोबाम, निवेद्या कदाली। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है और वह है इसका रोग कारक। ये जो रोग कारक हैं वे 3 भाई हैं। पहले का नाम है रेस 1, दूसरे का नाम है रेस 2 और तीसरे का नाम है रेस 4। और ये जो रेस 4 हैं इसके 2 बेटे हैं। पहले का नाम है ट्रॉपिकल रेस 4 और दूसरे का नाम है सब ट्रॉपिकल रेस 4। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल रेस 4 है यह बहुत ही ज़्यादा घातक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसके लिए कोई भी रेजिस्टेंट वैरायटी अभी इंडिया में नहीं है। इसीलिए अगर आपके क्षेत्र में रेस 4 का प्रकोप है तो कोई भी वैरायटी उसके लिए काम नहीं करेगी। और अगर रेस 1 या रेस 2 हैं तो ये जो वैरायटी का नाम बताया हूँ ये सब काम करेंगे। ट्रॉपिकल रेस 4 इतना खतरनाक है, अगर यह पूरे इंडिया में फैल गया तो इंडिया को 50,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसीलिए साथियों, हमें समन्वित प्रबंधन तकनीक को अपनाना चाहिए, जिसको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ये जो बाप और बेटा वाला मैं उदाहरण देके समझाया हूँ ये केवल समझाने के लिए था, रियल में ऐसा नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। फसल चक्रण अर्थात जब हम एक खेत में अलग अलग सीजन में जो फसल लेते हैं उसी के सीक्वेंस को कहते हैं फसल चक्र। तो हमें एक ही खेत में बार बार केले की खेती नहीं करनी है, क्योंकि पनामा विल्ट के जो पैथोजन हैं, जो रोग कारक हैं, वे मिट्टी में उपस्थित रहते हैं और बार बार केले की खेती करने से इनकी संख्या लगातार बढ़ते जाती है और फिर इससे नुकसान ज़्यादा होता है। अगर हम एक ही खेत में बार बार केले की खेती लेंगे तो फिर इस बीमारी का आना तो श्योर है और ऐसे कंडीशन में कवकनाशी भी काम नहीं करते हैं। हमें खेत में केले लगाने से पहले खेत में गर्मी के महीने में गहरी जुताई करनी चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी में उपस्थित रोग कारक सूर्य की गर्मी से मर जाते हैं और इनकी संख्या कम हो जाती है। हमें हमेशा अपने खेत में साफ सफाई रखना है। जो भी घास है या खरपतवार है उसे हमेशा नष्ट कर देना चाहिए। पौधों को हमेशा एक निश्चित दूरी में लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा सघन खेती करेंगे तो यह बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। हमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, कार्बनिक खाद के साथ भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ भी डाल सकते हैं। और इसका उपयोग कैसे करते हैं इसकी विधि का वीडियो मैं बना चुका हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। हमें कम सिंचाई करनी चाहिए और खेत में उचित जल निकास की सुविधा हमें बरकरार रखनी है। अगर हमारे खेत में पानी रुकेगा तो इस बीमारी के चांस बढ़ जाते हैं। हमें सही समय में सही मात्रा में उर्वरक और खाद को देते रहना है। ज़्यादा मात्रा में खाद देने से फ्यूजेरियम के प्राकृतिक शत्रु की संख्या बढ़ती है और इससे फ्यूजेरियम की संख्या कम होती है। और इसके अलावा पौधे को पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में मिलते रहते हैं, जिससे उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जो भी हम एग्रीकल्चर के टूल्स या मशीनरी उपयोग करते हैं उसे हर दिन स्टेरिलाइज करना है। जैसे हम कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ को स्टेरिलाइज करते हैं, उसी प्रकार से जो भी मशीनरी है उसे एल्कोहल से या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग कारक हैं वे मिट्टी में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार की मशीनरी से एक खेत से दूसरे खेत में फैल सकते हैं और इसी से बचने के लिए हमें इसका स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। अगर हमारा ट्रैक्टर एक खेत से दूसरे खेत में जाता है तो ट्रैक्टर के पहियों के साथ यह बीमारी दूसरे खेत में जा सकता है। इसीलिए जब हमारा ट्रैक्टर एक खेत से दूसरे खेत में जाएगा तो उससे पहले जितने भी मिट्टी चिपके हुए हैं उसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। उसके बाद ही दूसरे खेत में इस ट्रैक्टर को उतारना चाहिए। इसी प्रकार जूतों से भी यह रोग कारक एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच सकता है। तो
एक खेत से दूसरे खेत में जाने से पहले हमें जूते को अच्छे से साफ कर लेना है। अब हम देखते हैं बीमार पौधों का उपचार कैसे करें। तो इसके लिए हमें चाहिए कवकनाशी, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मेनकोजेब, थियोफेनेट मेथाइल, थायरम या फिर मेनकोजेब और मेटालेक्सिल का कॉम्बिनेशन। इसका 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है और इस प्रकार से जो भी हमारे छोटे छोटे पौधे हैं उसे 1 घंटे तक डुबा के रखना है। उसके बाद ही हमें इसकी रोपाई करनी है। और अगर खड़ी फसल में बीमार पौधा हमें दिखाई दे तो हम इन कवकनाशी का सॉल्यूशन बनाकर बीमार पौधे के चारों तरफ डाल देना है और इसे कहते हैं सॉइल ड्रेंचिंग। तो जितने भी बीमार पौधे दिखेंगे उसमें हमें कवकनाशी का घोल बनाकर ड्रेंचिंग करना है। तो साथियों, ये थी जानकारी पनामा विल्ट के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारी लेकर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।